Our today's lecture is about process synchronization. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते और किसी भी किस्म का डेटा शेयर नहीं करते, तो उनके दरमियान हमें सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं जो कॉमन डेटा शेयर करते हैं, कुछ सम पार्ट ऑफ कोड शेयर करते हैं, कुछ मॉड्यूल्स शेयर करते हैं और पैरेलल या कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, टाइम शेयरिंग करते हैं, तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी है। अ, अगर हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक जो प्रोसेस है, जो प्रोड्यूसर है, वो कॉमन बफर शेयर करता है विद अनदर प्रोसेस जो कि कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर में डेटा प्रोड्यूस करता रहता है ताकि कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके। अब इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे कर सकते हैं? ये प्रोड्यूसर उस टाइम पे ही डेटा प्रोड्यूस करे जब आपका जो बफर है वो एम्प्टी हो, और कंज्यूमर उसी टाइम पे ही डेटा कंज्यूम करे जब बफर फुल हो या उसमें कोई ना कोई डेटा अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम एक कॉमन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, काउंटर वेरिएबल, जो कि प्रोड्यूसर साइड पे चेक करेगा कि काउंटर का अगर साइज बफर के इक्वल है, इट मींस बफर इज ऑलरेडी फुल, तो वो कोई डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा। अदरवाइज वो ये दो इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए बफर में डेटा ऐड करेगा और काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। ऑन द अदर साइड कंज्यूमर जो है वो चेक करेगा काउंटर की वैल्यू। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है, इट मीन्स के जो बफर है उसमें कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो कंज्यूमर बफर को एक्सेस नहीं करेगा। अदरवाइज अगर काउंटर की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन्स इट हैज सम डेटा। तो इन दो स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए जो है वो कंज्यूमर डेटा कंज्यूम करेगा और काउंटर को डिक्रीमेंट कर देगा। काउंटर की वैल्यू में 1 माइनस कर देगा कि उसने जो आइटम्स बफर में मौजूद थी उसको कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह से ये दो प्रोसेसेस बाय यूजिंग अ कॉमन वेरिएबल काउंटर जो है वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। अब इसके लिए मेक श्योर करना क्या है कि काउंटर की वैल्यू दोनों प्रोसेसेस के लिए सेम। तो काउंटर जब इंक्रीमेंट हम करते हैं तो क्या होता है कि काउंटर की वैल्यू एक रजिस्टर में सेव कर देते हैं, रजिस्टर करंट वैल्यू। जब प्रोड्यूसर अपना साइड ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है तो काउंटर की वैल्यू रजिस्टर में सेव कर देते हैं और वो रजिस्टर में 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं जब भी वो एक आइटम प्रोड्यूस करता है, और देन रजिस्टर 1 की आइटम वैल्यू जो है वो काउंटर में सेव हो जाती है। सेम इसी तरह जो कंज्यूमर है उसका अपना रजिस्टर है और वो काउंटर की करंट वैल्यू को रीड करता है, उसमें डिक्रीमेंट करता है और फिर काउंटर की वैल्यू जो अपडेटेड होती है, जो रजिस्टर 2 में सेव होती है, उसको काउंटर में सेव कर देता है। अब अगर ये कंडीशंस हमारे पास इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाए, कि आपके पास जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, काउंटर की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास है 5। ठीक है, 5 काउंटर की वैल्यू रजिस्टर 1 में आ गई। देन उसने जब आइटम प्रोड्यूस की तो उसमें प्रोड्यूसर ने इसमें 1 ऐड कर दिया। उसके बाद जब प्रोड्यूसर ने ये दो स्टेटमेंट्स अपनी एग्जीक्यूट की, दिस वन, तो उसकी जो थर्ड स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट से पहले जो है कंज्यूमर ने इंटरप्ट जनरेट किया और कंज्यूमर ने अपनी फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट कर दी। तो इट मीन्स कि रजिस्टर 1 की जो वैल्यू है, जो अपडेटेड वैल्यू है, वो हमारे पास अभी तक काउंटर में नहीं अपडेट हुई। तो जो रजिस्टर 2 है उसके पास काउंटर की प्रीवियस वैल्यू जो कि 5 थी वो ही शो होगी। अब कंज्यूमर अपने हिसाब से रजिस्टर 2 की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देगा, अब कंज्यूमर के पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब क्या होगा?
कि जब इसकी ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई तो प्रोड्यूसर ने इंटरप्ट जनरेट किया, क्योंकि उसकी लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि रजिस्टर 1 में काउंटर की वैल्यू 6 थी, तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो काउंटर में वैल्यू 6 सेट कर देगा और प्रोड्यूसर टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद जो कंज्यूमर की वैल्यू थी, जो रजिस्टर 2 में सेव थी, वो थी 4। तो कंज्यूमर अपने हिसाब से जो है वो रजिस्टर में वैल्यू, रजिस्टर की जो 2 की वैल्यू है वो काउंटर में सेव कर देगा, एंड दैट विल बी 4, जो कि हमारे पास गलत है। आपके पास काउंटर की वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सेम होनी चाहिए, मगर क्योंकि प्रोड्यूसर की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही थी, बीच में कंज्यूमर ने इंटरप्ट जनरेट किया, उसकी लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट हो सकी, और कंज्यूमर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट टू एग्जीक्यूट कर दी, जिसकी वजह से दोनों की काउंटर वैल्यू में डिफरेंस आ गया। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं रेस कंडीशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम इसीलिए करते हैं कि आपके पास जो दो प्रोसेसेस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके पास सेम डेटा और करेक्ट डेटा आना चाहिए। तो हमारे पास जो शेयर्ड डेटा होता है, शेयर्ड डेटा आपके पास हमेशा जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में होता है। तो इसी वजह से ये जो रेस कंडीशन हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी कहते हैं। जी। तो अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास जो है मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, लेट्स सपोज एन प्रोसेसेस हैं, एंड दे आर शेयरिंग अ कॉमन क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हर प्रोसेस के कोड का वो सेक्शन होता है जिसमें आपके पास कॉमन वेरिएबल्स, अपडेटिंग टेबल्स या फाइल्स होती हैं, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन शेयर कर रहे होते हैं, तो रेस कंडीशन से बचने के लिए क्रिटिकल सेक्शन का ये रूल है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, कि हम इस तरह से एल्गोरिदम डिजाइन करें कि जो प्रोसेस अपन, अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया है, तो बाकी जो दूसरे उसके कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उनमें से कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। जब पहला प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट करेगा, रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो तब कोई दूसरा प्रोसेस एट अ टाइम, एक ही कोई दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास शेयर्ड डेटा है, तो इसमें प्रोसेस पी नॉट पहले अब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए अपने एंट्री सेक्शन में जाएगा, चेक करेगा कि कोई दूसरा प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में काम नहीं कर रहा। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा, शेयर्ड डेटा फ्री होगा, तो फिर पी नॉट जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट कर देगा और अपना रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह अगर उसके बाद पी वन ने क्रिटिकल सेक्शन पे जाना है, तो वो पहले चेक करेगा कि पी नॉट ने क्या क्रिटिकल सेक्शन फ्री कर दिए, देन वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेगा और उसके ऊपर कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे एग्जिट करेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये कहती है कि हर प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में उसी टाइम पे जाएगा जब कोई दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा। ये हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो है वो एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, कि जो भी प्रोसेस है पहले एंट्री चेक करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, और अगर उसे अलाउ होगा देन इट विल एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है हमारे पास, वो सोल्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें हमारे ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो कवर। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई भी दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। दूसरा
दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोग्रेस। कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और कोई दूसरा प्रोसेस अगर चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, तो उस प्रोसेस को इमीडिएटली सिलेक्ट किया जाए, ताकि अगर नेक्स्ट आए, ताकि उस प्रोसेस को वेट ना करना पड़े। थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग। कि आपके पास अगर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हर प्रोसेस को टर्न बाय टर्न क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाजत होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस को बार बार जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की परमिशन मिल रही हो। मींस के हर प्रोसेस को इक्वली अलाउ होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में जाना। और इसी लिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस विश करता है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाए, तो इसके लिए उसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। क्योंकि अगर वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो उसी टाइम पे चेक होगा कि क्या इस प्रोसेस ने ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को लीव किया है या नहीं। अब क्रिटिकल सेक्शन जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हैंडल करते हैं, उसकी दो अप्रोचेस होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कर्नल। अगर आपका प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो प्रिएम्प्टिव टेक्निक है वो हमें क्या अलाउ करती है कि अगर प्रोसेस कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उससे सीपीयू प्रिएम्प्ट कर लिया जाए। कर्नल उससे सीपीयू प्रिएम्प्ट कर सकता है, मींस के फोर्सफुली ले सकता है। नॉन प्रिएम्प्टिव कर्नल में क्या होता है कि कर्नल मोड में अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम उससे सीपीयू नहीं ले सकते जब तक कि वो वॉलेंट्रली उसका काम खत्म ना हो जाए, या वो वॉलेंट्रली सीपीयू को खुद रिलीज ना कर दे। तो नॉन प्रिएम्प्टिव वाले केस में हमारे पास रेस कंडीशंस नहीं आती, क्योंकि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा, तभी वो सीपीयू को प्रिएम्प्ट करेगा, तो कोई दूसरा प्रोसेस उससे सीपीयू नहीं ले सकता। बट इन केस ऑफ प्रिएम्प्टिव, आपके पास एक प्रोसेस से सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को दिया जा सकता है, इवन दो के उस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना भी हुई हो तब भी। तो प्रिएम्प्टिव केस में हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन जो है वो कहता है कि अगर दो प्रोसेसेस, ओनली टू प्रोसेसेस आपके पास क्रिटिकल सेक्शन शेयर कर रहे हैं, तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करवा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल है टर्न, जो ये इंडिकेट करता है कि किस प्रोसेस की टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। और एक वेरिएबल है फ्लैग, जो कि बुलियन वेरिएबल है। ये बताता है, अगर ये वेरिएबल ट्रू हो तो ये इंडिकेट करता है कि ये वाला प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इज टर्न इज इक्वल्स टू आई, इट मीन्स कि प्रोसेस पी आई की टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की। और अगर आई का फ्लैग भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि आई जाना भी चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में। वो रेडी क्यों है, वो वेट कर रहा है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके प्रोसेसिंग करे। हमारे पास जो एल्गोरिदम है पीटरसन सॉल्यूशन का फॉर प्रोसेस पी आई, कि अगर पी आई आपके पास क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो आपके पास अगर फ्लैग ऑफ आई इज ट्रू, कि आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, एंड टर्न इज इक्वल्स टू जे, मगर अभी जे जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। तो अगर वाइल फ्लैग ऑफ जे ट्रू है, यानी कि जे अपने क्रिटिकल सेक्शन में रहना चाहता है और टर्न भी जे की है, तो इट मीन्स हम लोग सी प्रोग्रामिंग में वाइल कंडीशन के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते। बट यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, वाइल भी ट्रू है, तो जे को आई को वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक टर्न आई की नहीं आ जाती, या फिर जब तक जे का फ्लैग फॉल्स नहीं हो जाता।
क्योंकि अगर जे का फ्लैग भी ट्रू है मींस जे क्रिटिकल सेक्शन में रहना भी चाहता है और जे क्रिटिकल सेक्शन में है भी, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जे अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कर रहा है, उसने एग्जिट नहीं किया, तो तब तक आई जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। जैसे ही हमारे पास जे का फ्लैग फॉल्स हो जाएगा मींस कि जे अब नहीं जाना चाहता क्रिटिकल सेक्शन में या रहना चाहता, तो उसके बाद आई अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। आई क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूट करेगा और जब आई का काम खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस आई अपना फ्लैग फॉल्स कर देगा, यानी कि वो शो कर देगा कि उसका काम क्रिटिकल सेक्शन में खत्म हो गया है और अब वो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता, और देन वो अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा। अब जो पीटरसन सोल्यूशन है उसमें हमारे पास जो हमने पहले तीनों कंडीशंस देखी हैं वो तीनों कंडीशंस मीट हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, कि अगर पी आई क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो या तो जे क्रिटिकल सेक्शन में ना जाना चाहे और आई की टर्न, ठीक है। दूसरा, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो रही है कि जैसे ही आई लीव करता है जे क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। और बाउंडेड वेटेड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है कि अगर जे क्रिटिकल सेक्शन में रहना भी चाहता है मगर टर्न आई की आ गई है तो जे को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना पड़ेगा। तो कोई भी सोल्यूशन जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का हमारे पास होता है उसको ये तीनों कंडीशंस मीट करना जरूरी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो पीटरसन सॉल्यूशन ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन था। इसी तरह हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में क्या हम यूज करते हैं, हम लॉकिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं कि हम क्रिटिकल सेक्शंस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं वाया लॉक्स। तो अगर आपके पास यूनी प्रोसेसर है मींस कि आपके पास मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट नहीं है, एक ही प्रोसेसर है, तो उसमें ये है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को आप सिंपली इंटरप्ट को डिसेबल करके भी रिजॉल्व कर सकते हैं। कि एक ही प्रोसेसर है उसके पास अगर इंटरप्ट आ रहे हैं और वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो हम इंटरप्ट को डिसेबल कर दें। मगर अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स है तो उसमें आप इंटरप्ट को डिसेबल करके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर्स हैं उसमें हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं या मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज करना होता है। अब इसके जो हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन होती है इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हमें अटोमिकली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अटोमिकली मींस कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसकी 4 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 2 पहले हो जाए और 2 थोड़े टाइम बाद हो जाए और बीच में कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, नहीं। अगर एक प्रोसेस आपका पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं एटॉमिक कंडीशंस जिसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हार्डवेयर सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, टेस्ट एंड सेट एंड कंपेयर एंड स्वैप। जो टेस्ट एंड सेट कहता है कि अगर आपके पास प्रोसेसेस या थ्रेड्स कोई कॉमन मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो ये एटॉमिक ऑपरेशन है, यानी कि अगर पहला प्रोसेस जो आएगा उसने वैल्यू चेंज करनी है तो वो पहले वैल्यू रीड करेगा और उसके फौरन बाद वैल्यू राइट करेगा। रीड और राइट ये दोनों सब्सिक्वेंट प्रोसेस हैं, मींस कि ये दोनों एक साथ ही परफॉर्म होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दो प्रोसेसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन शेयर कर रहे हैं और दोनों पहले रीड कर ले और दोनों राइट कर ले, नहीं। पहला वाला आएगा वो अपना रीड करेगा और राइट करेगा, देन एग्जिट करेगा और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस या थ्रेड है वो अपना रीड करेगा और उसके फौरन बाद ही राइट करेगा। सो दीज आर द अटोमिक इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह जो कंपेयर एंड स्वैप है उसमें भी आपके पास जो करंट मेमोरी लोकेशन है वो रीड होती है, और ये भी एटॉमिक ऑपरेशंस हैं कि अगर एक थ्रेड आएगी वो पहले करंट मेमोरी लोकेशन को रीड करेगी, फिर अपनी वैल्यू और करंट वैल्यू को का कंपैरिजन करेगी और राइट परफॉर्म करेगी। तो ये तीनों ऑपरेशंस रीड,
कंपैरिजन और राइट, ये एक साथ ही परफॉर्म होंगे। इसी तरह जो दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी वो भी पहले रीड करेगी, कंपेयर करेगी और राइट करेगी। ये तीनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करेगी, इनके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आएगा या कोई किसी और थ्रेड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको हम थ्रू कोड भी देख लेते हैं कि आपके पास टेस्ट एंड सेट का कोड क्या है। आपके पास बूलियन एक टारगेट वैल्यू है, ठीक है। आपने टारगेट वैल्यू से ही चेक करना है कि क्या आपके पास लॉक ओपन है या नहीं है। तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे और अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो ये आपके पास एटॉमिक ऑपरेशन ही रहेगा। जो नेक्स्ट कोड है वो टेस्ट इन सेट का वो डिटेल कोड है कि हमने लॉक को पहले फॉल्स इनिशियलाइज कर दिया। लॉक का फॉल्स होने का मतलब ये है कि क्रिटिकल सेक्शन इज ओपन एंड एनी अदर प्रोसेस दैट विशेस टू जॉइन द क्रिटिकल सेक्शन वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। अब इस कोड को अगर हम देखें, टेस्ट एंड सेट को लॉक की वैल्यू पास होगी, ठीक है। वेट अंटिल लॉक बिकम्स फॉल्स, ठीक है। अगर लॉक ऑलरेडी फॉल्स है तो वो वाला प्रोसेस लॉक को एक्वायर कर देगा और लॉक की वैल्यू जो है वो ट्रू कर देगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस जब आएगा उसके लिए लॉक की वैल्यू ट्रू होगी, तो मीन्स के वाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो वाला प्रोसेस, इस सेमीकोलन का मतलब ये है कि वो वेट करता रहेगा यहाँ पे। जैसे ही लॉक रिलीज होगा, लॉक की वैल्यू ट्रू होगी, तो जो दूसरा प्रोसेस है वो लॉक को एक्वायर करेगा और अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से देखें कि आपके पास अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे लॉक की फॉल्स वैल्यू गई टेस्ट एंड सेट में। टेस्ट एंड सेट का डिटेल कोड ये है कि आपके पास टारगेट वैल्यू जो है वो फॉल्स है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू। फॉल्स होने का मतलब ये है कि वो वाली वैल्यू आपके पास जो है वो लॉक जो है आपके पास ओपन है, तो लॉक को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। लॉक आपके पास ट्रू हो जाएगा और जो प्रीवियस वैल्यू फॉल्स है वो रिटर्न हो जाएगी। जब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा तो इसका मतलब है कि वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोसेस लॉक को ट्रू करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और जैसे ही वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो लॉक को दोबारा फॉल्स कर देगा ताकि कोई दूसरा प्रोसेस उसे एग्जीक्यूट कर सके। अब अगर लॉक की वैल्यू ट्रू होगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। लॉक की वैल्यू जब यहाँ पर ट्रू हो जाएगी तो हम लोग इस कोड में जाएंगे। जो ट्रू वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी टारगेट वैल्यू, ठीक है, वो आपके पास जब लॉक की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, टेस्ट एंड सेट भी जो है आपको इस वैल्यू के प्रीवियस वैल्यू जो कि ट्रू ही होगी उसको रिटर्न करेगा। तो इट मीन्स के वाइल कंडीशन ट्रू है और आपका जो प्रोसेस है वो वेट करता रहेगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता जब तक कि प्रीवियस प्रोसेस लॉक की वैल्यू को फॉल्स नहीं करेगा। अब ये जो प्रोसीजर है इसमें हमारे पास बाकी दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस, बट बाउंडेड वेटिंग की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रोसेस बार बार ही लॉक पहले एक्वायर करता रहे और दूसरे प्रोसेस जो है उनको वेट ज्यादा करना पड़े। तो बाउंडेड वेटिंग को थ्रू म्यूचुअल बाउंडेड वेटिंग विद म्यूचुअल एक्सक्लूजन विथ टेस्ट एंड सेट, कि हमने अगर इंश्योर करना है कि इसमें बाउंडेड वेटिंग भी हो बाकी दो कंडीशंस के अलावा, तो हम लोग एक और बुलियन वेरिएबल वेटिंग को
इनिशियलाइज कर देंगे और साथ उसके एक लॉक वेरिएबल जो कि हमारे पास पहले ही था उसको भी फॉल्स इनिशियलाइज कर देंगे। अब सपोज दैट कि हमारे पास जो प्रोसेस आई है वो वेटिंग उसकी ट्रू है, मींस के वो वेट क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। और एक और हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है की, के वो भी ट्रू है। ठीक है, आई भी ट्रू है और की भी ट्रू है, यानी कि आपके पास जो प्रोसेस आई है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। और एक जो न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है की, वो भी ट्रू है। तो उसके बाद और हमारे पास जो लॉक है इनिशियलाइज किया गया, लॉक फॉल्स है। ठीक है, अगर लॉक फॉल्स है तो इट मींस कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, और अगर लॉक ट्रू है तो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो ऑक्युपाइड है। तो सेम उसी तरह से हम लॉक की जो भी वैल्यू होगी, अगर तो यहाँ पर फॉल्स होगी तो आपके पास जो प्रोसेस आई है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, और अगर ट्रू होगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। तो लॉग से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो की में सेव हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास जो की वैल्यू है वो ट्रू आ गई तो इट मींस कि आपका जो आई प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही आई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा वो अपनी वेटिंग को ट्रू से फॉल्स कर देगा, क्योंकि उसकी वेटिंग खत्म हो गई है, और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा। मगर बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम इट्स क्रिटिकल सेक्शन, आई जो है वो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस सेलेक्ट करेगा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, उसकी इंस्ट्रक्शंस को पहले एग्जीक्यूट करेगा और चेक करेगा कि नेक्स्ट जो भी अवेलेबल प्रोसेस है आई के अलावा उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए। जिस तरह यहाँ पे वाइल कंडीशन में चेक भी हो रहा है कि जे अगर आई के इक्वल नहीं है, और जे इज ऑल्सो वेटिंग, के जे जो है आपके पास जो है वो विश भी कर रहा है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में, जे इज नॉट वेटिंग, कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट नहीं कर रहा, तो हम नेक्स्ट जे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आई आपका जे के इक्वल आ गया है इट मींस के जो नेक्स्ट प्रोसेस उस जो आपके पास लाइन में है उनमें से कोई भी एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, तो हम जो है वो लॉक को फॉल्स कर देंगे, यानी कि आपके पास जो है वो लॉक रिलीज हो जाएगा। तो इससे हमारे पास बाउंडेड वेटिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, कि अगर आई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करेगा कि वो सिमिलर भी ना हो, और अगर वो वेट कर रहा है तो उसे क्रिटिकल सेक्शन में जाने दे, और अगर वो वेट नहीं कर रहा तो लाइन में कोई दूसरा प्रोसेस लगा है, नेक्स्ट लगा है, जे के बाद के है, एल है, एम है, तो वो उसको चेक कर ले। और जब नेक्स्ट प्रोसेस आई सेलेक्ट कर लेगा तो वो अपना लॉक फॉल्स कर देगा, अपनी वेटिंग भी फॉल्स कर देगा और रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा। देन हमारे पास जो दूसरी हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है दैट इज कंपेयर एंड स्वैप। कंपेयर एंड स्वैप क्या कहता है कि आपके पास एक प्रोसेस या थ्रेड अगर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने आया है तो वो करंट वैल्यू देखेगा। ठीक है, उसका कंपैरिजन करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और फिर आप जो वैल्यू है उसको अपडेट करेगा। ये हमारे पास जो है वो कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन का जो है वो इनिशियलाइजेशन है, डिटेल्ड कोड है, और ये कंप्लीट कोड है। अब लॉक को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, इट मींस कि लॉक ओपन है आपके पास। अगर लॉक 1 से इनिशियलाइज होता तो इट मींस के लॉक क्लोज है, किसी एक प्रोसेस ने इसको ऑक्युपाई किया हुआ है। तो अगर आपके पास यहाँ पर लॉक 0 है, ठीक है, और आपके पास बाकी दो वैल्यूज जो है एक्सपेक्टेड और न्यू वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है और न्यू वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, 0 एंड 1। अब आपके पास
वैल्यू, क्योंकि लॉग की 0 है तो टेंथ में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसने रीड की वैल्यू, ठीक है, और उसका कंपैरिजन किया, तो दोनों वैल्यूज जो आपके पास लॉग की है और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपके पास 0 आ गई, और न्यू वैल्यू क्या है, 1। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या सेट हो गई, 1। मगर वो जो रिटर्न करेगा वो टेम्प की वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, 0। ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न जो हमारे पास आया है वो है 0। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, वाइल जो आपके पास कंपेयर एंड स्वैप का आंसर आया है इज नॉट इक्वल टू 0। मगर क्योंकि हमारे पास जिसका आंसर है वो 0 ही आया है, मींस कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो आपका जो प्रोसेस है उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया और वो लॉग की वैल्यू को 1 सेट कर देगा। और जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तो लॉग 0 हो जाएगा। अब हम अगर इसको देखें कि अगर हमारे पास जो लॉग है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ पर लॉग की वैल्यू अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 1 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि प्रोसेस वेट करेगा। आपके पास लॉग की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 1, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू वही है 0, और न्यू वैल्यू क्या है, 1। अब ये वैल्यू 1 है तो टेम्प की वैल्यू आपके पास 0 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 1। अब क्योंकि आपके पास न्यू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप वैल्यू को अपडेट नहीं करोगे, यानी कि लॉग यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि लॉग ऑलरेडी 1 था, मीन्स के ऑलरेडी किसी ने ऑक्युपाई किया, बट टेम्प हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, 1। तो जब टेम्प हमें 1 रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाइल कंडीशन होगी ट्रू। तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर वेट करता रहेगा, और वो वेट कर करके बार बार लॉग की वैल्यू को चेक करेगा कि क्या लॉग की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स हो गई या 0 हो गई है। तो जब 0 होगी तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाजत हो जाएगी, और प्रीवियस प्रोसेस जो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट करेगा तो वो लॉग को 0 करके अपना रिमाइंडर सेक्शन जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जो है हमारे पास इस सोल्यूशन में भी हमारे पास जो है वो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इट मीन्स कि आपके पास जो हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं, टेस्ट एंड सेट और कंपेयर एंड स्वैप, इसमें बाउंडेड वेटिंग जो है वो सेटिस्फाई करना मुश्किल है। टेस्ट एंड सेट में भी आपको एक एरे ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना पड़ेगी, जिसमें आप चेक करोगे कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जो वेट कर रहा है। तो देन तभी आप लोग जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को जो है वो क्रिटिकल सेक्शन अलाउ कर सकते हैं।